रुचि अपने पति दीपक के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दीपक और रुचि दोनों ही एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दीपक भी रुचि के लिए सब कुछ करता था, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता और रुचि भी दीपक का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसी एक दिन दीपक काम से जा रहा होता है कि तभी रुचि दीपक से कहती है, दीपक जी, वो मैं क्या कह रही थी कि कई दिनों हो गए हैं हम कहीं बाहर भी नहीं गए घूमने के लिए, और आपने भी तो कई दिनों से छुट्टी नहीं ली है। एक दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना, और हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। आपको तो पता ही है कितने दिन हो गए हैं हमें कहीं बाहर गए हुए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं सही कह रही हूँ ना? इसका मतलब अब आप छुट्टी लेने वाले हैं, तो देखिए आप बस छुट्टी ले लीजिए। कहाँ जाना है उन सब का प्लान मैं खुद बना लूंगी। और मैं तो कह रही हूँ छुट्टी ले ही रहे हो तो 2-4 दिन की ही ले लीजिए, ताकि हम शहर से ही बाहर कहीं घूमने के लिए चले जाए। सामान वगैरह सब कुछ मैं पैक कर लूंगी, आप बस छुट्टी लेने के लिए अपने ऑफिस में बात कर लीजिए। मैं तो अभी से ही सोच कर खुश हो रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे रुचि, अभी से इतना मत सोचो। जब मैं ऑफिस जाऊंगा, बात करूंगा, छुट्टी मिलेगी, उसके बाद सोचना। और छुट्टी मिले बिना मैं कुछ कह भी नहीं सकता। और वैसे भी अगर हम कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो हमें प्लानिंग तो करनी होगी। आप प्लानिंग की चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आप किस प्लानिंग की बात कर रहे हैं। मैं घर के बारे में भी सोच रही हूँ, यहाँ से सामान क्या क्या ले जाना है उस बारे में भी, और ज्यादा खर्चा ना हो उस बारे में भी। हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और मैं उस बारे में भी सोच रही हूँ। इसलिए सब कुछ सोचने के बाद ही मैं बोल रही हूँ कि आप बस अपनी छुट्टी के बारे में बात कर लीजिए। बाकी सब मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा ही प्लान बनाऊंगी जिसमें हमारी जेब को भी कोई नुकसान ना हो और हम अपने इस समय को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। अब तो ठीक है ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं? ओह अच्छा, आप समझ में आया। तुम सब कुछ सोच चुकी हो और मुझे बस बताने आई हो, हुक्म देने आई हो कि ऑफिस जाओ और छुट्टी लेकर आओ और हम घूमने चलेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? वैसे आप सही कह रहे हैं, पर लेकिन अब आप खुद देख लीजिए ना, इतना टाइम हो गया है हमें कहीं बाहर गए हुए। आप खुद से तो कोई प्लान बना नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने बना लिया। अब चलिए, ज्यादा बातें मत कीजिए और अपने ऑफिस जाइए। ऑफिस में जाकर आपको छुट्टी के बारे में बात भी करनी है। प्लीज देखिए, मैंने ये प्लान बहुत मन से बनाया है, इसलिए अब आपको छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। रुचि काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब अपने पति के साथ घूमने जाने वाली थी। दीपक अपने ऑफिस की छुट्टी के बारे में बात कर लेता है, उसे छुट्टी मिल भी जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों घर से निकलने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आती है और रुचि दरवाजा खोलने जाती है। सामने उसकी बहन उसे पीहू दिखती है। पीहू को देखकर रुचि बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। रुचि पीहू को अंदर ले आती है और पीहू से कहती है, अरे पीहू, तू आने वाली थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? और अचानक से तू कैसे आ गई? मतलब मुझे खुशी तो बहुत हुई कि तू आई है, लेकिन अचानक से आ गई है तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। दीदी, ये बात है कि मैं यहाँ पर मॉडलिंग के सिलसिले में आई हूँ और पास में मेरा असाइनमेंट था मॉडलिंग का, तो मैंने सोचा कुछ दिन अपनी दीदी के वहाँ रुक जाती हूँ। मैं तो सोच रही थी कुछ दिन आपके घर रुक जाऊँ। वैसे दीदी जीजू, आप दोनों सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? इसका मतलब मैं गलत समय पे आ गई। अब आ ही गई हूँ तो कुछ दिन मुझे संभाल ही लो। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। इतने दिनों बाद मेरी बहन आई है मेरे घर पर और मैं बाहर चली जाऊं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना। कोई बात नहीं अंकित जी, अब हम कभी और घूमने चले जाएंगे। अभी कुछ दिन हम पीहू के साथ समय बिताते हैं। आपको भी तो अच्छा लगेगा ना कि आपकी मॉडल साली जो आई है। पीहू की वजह से रुचि और दीपक दोनों ही अपने घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब पीहू वहीं पर रह रही, लेकिन पीहू ज्यादातर दीपक के साथ ही रहती। ऐसे एक दिन दीपक बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी पीहू जानबूझकर वहाँ चली जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे क्या बात है जीजू, आप अकेले हो क्या अंदर? मैं आ जाऊँ क्या? मेरी कंपनी बहुत ही अच्छी लगेगी, फुल गारंटी देती हूँ। जीजू, ओ जीजू, दरवाजा तो खोलो ना। आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं अंदर कैसे आऊंगी? आप खोलोगे या मैं खुद ही अंदर आ जाऊं? दीपक काफी डर जाता है, तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आता है और पीहू से कहता है, पीहू, क्या बदतमीजी कर रही थी तुम? मैं अंदर नहा रहा था और तुम्हें पता था, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रही थी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए।
अरे जीजू, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। और आपने देखा नहीं है क्या, जिया साली का मजाक तो चलता ही रहता है। और वैसे भी कहते हैं ना लोग कि साली आधी घरवाली होती है, तो आप मुझे आधी घरवाले ही समझ लीजिए, वरना पूरी समझ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे डर रहे हो, पता नहीं कौन ही आ गया। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं तो एक मॉडल हूँ जीजू। आप तो इतना डर रहे हो। मेरे पीछे तो इतने लोग हैं और मुझे इतने लोग पाना भी चाहते हैं। क्या बात है जीजू, आप मुझे पाना नहीं चाहते? पीहू, तुम थोड़ा दूर रहकर बात किया करो मुझसे। पीहू हर वक्त अपने जीजू को परेशान करती रहती। दीपक को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दीपक कई बार मना भी कर चुका था, लेकिन वो अपने जीजू की बात नहीं मानती थी। ऐसी एक दिन लाइट चली जाती है और लाइट चले जाने के बाद दीपक और पीहू दोनों ही घर में अकेले थे। दीपक कमरे से बाहर निकलता है और सोफे की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी पीहू जानबूझकर दीपक से टकरा जाती है और गले लगाते हुए कहती है, जीजू प्लीज, जीजू प्लीज, मुझे मत छोड़िए, मुझे अंधेरे में बहुत ही डर लगता है। प्लीज जीजू, यहाँ से मत जाइए प्लीज। अरे पीहू, दूर हटो, लाइट की तो गई है। पीहू दीपक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी और दीपक पसीने से परेशान होकर घबरा रहा था। तभी लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद दीपक पीहू को जोर का धक्का देते हुए कहता है, अब लाइट आ चुकी है, अब तुम मुझसे दूर रहना। जिया जी, लाइट का तो बहाना ही था, मुझे तो आपके करीब आना था। वैसे आपके करीब आकर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे गले लगाकर, बताओ ना। वैसे तो आपको भी अच्छा लगा होगा, मैं जानती हूँ। आज जान ही मुझ के ऐसे नखरे कर रहे हो कि मेरी दीदी इस वजह से गुस्सा ना हो जाए। वैसे जीजू, मैं ना एक चीज कहती हूँ, हम दोनों ना एक रिश्ता बनाते, दीदी को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं आपकी पत्नी हूँ और आप इनकार किए जा रहे हो। मैं तो खुद ही हाँ बोल रही हूँ ना जीजू, तो क्या बुराई है इसमें? दोनों रिश्ते को एक बना लेते हैं, फायदा है हमारा तो। इतना बोलकर पीहू वापस से दीपक को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर रुचि आ जाती है और अपनी आंखों से सब कुछ देख लेती है। रुचि को अपनी बहन पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पीहू को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने जीजा के साथ ये सब हरकतें करते हुए? अच्छा हुआ रुचि तुम आ गई। मैंने कुछ नहीं किया है। ये पीहू, ये आप सफाई क्यों दे रहे हैं अंकित जी? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो कुछ अभी यहाँ हुआ है, थोड़ी देर पहले वो सब मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, इसलिए आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और पीहू, तू अभी के अभी अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। इस तरह रुचि अपनी बहन पीहू को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ अच्छे से रहती है। आनंदी के माँ बाप ने बचपन में ही उसके कान छिदवा दिए थे और आनंदी के बड़े होने के बाद आनंदी दोस्तों की देखा देखी में 4 और कान में छेद करवा लेती है और उसमें नए नए तरह के फैशन के अनुसार स्टड पहनने लगती है। एक दिन आनंदी अपनी दोस्त संजना और ललित के साथ बाहर घूमने गई होती है और ललित आनंदी से कहता है, अरे आनंदी यार, तूने कान तो छिदवा रखे हैं, तो नाक क्यों नहीं छिदवाई? वो भी छिदवा लेती। रहने दे, तू कान में पहनना ही अच्छा लगता है, नाक में पहनना नहीं। ठीक है भाई, फैशन चल रहा है, तू भी फैशन के पीछे लग जा। अच्छा, तुझे क्या लग रहा है कि मैं फैशन के पीछे चल रही हूँ? अब देख, मैं अपना ही नया फैशन बनाऊंगी और मैंने जो ये 5 छेद करवाए हैं ना अपने कान में, 5 में झुमके डालूंगी। तू पागल हो गई है? तेरे कान कट जाएंगे तो खुशी होगी क्या तुझे? छोड़, हमें क्या, ये कुछ भी करे। वैसे इसको बोल के कोई फायदा तो होता नहीं है, करती तो अपने मन की है। हाँ, मेरे कान है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। इतना बोलकर आनंदी वहाँ से चली जाती है और अपने कान में 5 अलग अलग तरह के झुमके पहनने लगती है और घूमने लगती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद आनंदी कॉलेज से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक सोहन नाम का लड़का आवाज लगाकर कहता है, मैडम, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो और आपने जो ये कानों में 5 झुमके डाले हैं वो तो आपकी सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तभी तो पहने हैं, और वैसे भी मैं किसी का फैशन कॉपी नहीं करती। जी बिल्कुल, आप थोड़ी अलग लग रही हो, तभी तो मैं आपके पास खींचा चला आया। इसी तरह सोहन और आनंदी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और कुछ दिनों बाद सोहन आनंदी को शादी के लिए प्रपोज करता है और आनंदी भी सोहन को हाँ कर देती है। देखते ही देखते
दोनों अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आनंदी अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती है और कुछ दिनों बाद आनंदी की सास सुनीता उसके पास आकर कहती है, अरे बहू, माना कि तू बहुत सुंदर लगती है इन 5-5 झुमकों में, लेकिन तू इस तरह हमेशा पहने रहेगी तो तेरे कान तो कट ही जाएंगे एक दिन। माँ जी आप परेशान मत हो, मैं इतने टाइम से पहने हुई हूँ, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। अरे कभी सुन भी लिया कर। चल मैं बोल रही हूँ ना, थोड़े दिन के लिए इतने बड़े और भारी झुमके निकाल दे, आराम मिलेगा तुझे। माँ जी जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इन झुमकों से, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हो भी रही है तो मुझे मत बताओ। इतना बोलकर आनंदी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिनों बाद आनंदी तैयार होकर कान में अलग अलग तरह के 5 झुमके डालकर बाहर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी बीच में ही उसे सोहन और सुनीता मिल जाते हैं और सोहन बोलता है, आनंदी तुम ये क्या रोज रोज कान में 5 झुमके डाल लेती हो, कभी तो अपना स्टाइल बदलो ना। ज्यादा मत बोल बेटा, वरना ये स्टाइल का तो पता नहीं, लेकिन अपना पति जरूर बदल देगी। क्या माँ, आप बिना जब देखो मजाक करती रहती हो, ऐसा थोड़ी होता है। आपको तो पहले मेरा ये अनोखा अंदाज अच्छा लगता था ना, तो अब बदलने की बात क्यों बोल रहे हैं। रोज रोज एक ही स्टाइल देखकर बोर हो गया हूँ, अब तो ये झुमके रख दो और कुछ और ट्राई करो। अच्छा जी, रोज रोज झुमके और मुझे देखकर बोर हो गए हो, तो जाओ ना दूसरी पकड़ लो, मैं भी कोई दूसरा पकड़ लूंगी। देखा, मैं बोल रही थी ना, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुननी ही कहाँ है। माँ ये मजाक ही कर रही है, ऐसा सच में थोड़ी करेंगे। और आनंदी तुम जाओ पहले ये झुमके बदल कर आओ, ऐसा लग रहा है अभी तुम्हारे कान हाथ में आ जाएंगे। आनंदी सोहन और सुनीता की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद घर आती है और झुमके निकालती है तो वो देखती है कि उसके कान बहुत ज्यादा लाल हो गए हैं। वो परेशान होते हुए सुनीता के पास जाकर कहती है, माँ जी दिए देखो ना, ये कैसे हो गए हैं, और ठीक ये कैसे होंगे, जल्दी बताओ, बड़ा दर्द हो रहा है। एक काम कर, अब जाकर और ज्यादा बड़े झुमके पहन ले, और अब ऐसे पहनियो कि जो थोड़ा बहुत तेरे कान दिख रहे हैं ना, वो भी ना दिखे। सच में माँ जी, ऐसा करने से ठीक हो जाएगा ना। मैं जा रही हूँ, अभी बड़े से 5 झुमके लेकर आती हूँ। अरे नास पिटी, तुझे हमेशा झुमकों की ही पड़ी रहती है क्या? तुझे झुमकों के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जाना। ये तो तुझे हाल दिख रहा है ना, वो ना तेरे झुमकों की वजह से ही हुआ है। क्या माँ जी, आप भी ना, मानती हूँ आपको तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन कुछ भी मत बोलो। तुझे समझाना ही बेकार है। ये सरसों का तेल गरम है, लगा इसे और कुछ दिनों तक झुमके मत पहनना। आनंदी सुनीता की बात को सुनकर कान पर तेल लगा लेती है और सो जाती है। लेकिन इतना कुछ हो जाने पर भी आनंदी के सर से झुमकों का भूत नहीं उतर रहा था और जब झुमके पहनने से उसके कान में काफी दर्द होने लगा तो वो YouTube से कान को ठीक रखने के उपाय देखने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके कान में बहुत दर्द होता है तो वो अपनी एक दोस्त संजना को कॉल करके कहती है, संजना मेरे कान बड़े दर्द कर रहे हैं, क्या करूं मैं? मतलब तूने अभी भी झुमके लटका रखे हैं ना? पहले तो तू ये झुमके निकाल दे, क्योंकि एक दिन तेरे इन्हीं झुमकों की वजह से तेरे कान कटने की नौबत आ जाएगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तू ठीक करने के लिए कोई तरीका बता दे जल्दी से। एक काम कर, तू हल्दी और नारियल का तेल लगा ले, और अगर कभी झुमके पहनती है तो कान के पीछे बैंडेज लगा कर ही पहनियो। ठीक है, मैं अभी जाकर जल्दी से नारियल का तेल और हल्दी लगाती हूँ। आनंदी संजना की बात को मान लेती है और रोज नारियल का तेल और हल्दी लगाने लगती है और बैंडेज लगाकर झुमके पहनने लगती है। उसके कानों को आराम मिलता है और वो फिर रोज रोज झुमके पहनना शुरू कर देती है और उसके धीरे धीरे कान के छेद बड़े होते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद आनंदी बाजार से सामान लेकर घर आ रही होती है कि तभी एक बाइक पर चोर उसके कान से 5 झुमके खींचता है और चला जाता है। आनंदी का कान बुरी तरह से कट और छिल जाता है और लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर बाद सुनीता और सोहन भी आते हैं और डॉक्टर उनसे बोलते हैं, मैडम आपकी बहू का कान बुरी तरह से कट गया है, क्योंकि इतना भारी और बड़े झुमके कानों में रहते थे इनके, इसीलिए जब चोर ने इनके कानों को हाथ लगाया तो आसानी से उसका कान कट गया। कान कट गया मतलब क्या है? मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना?
ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसकी अभी एक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप बस मेरी बहू को जल्दी से ठीक कर दो। मैं अपनी बहू की ऐसी हालत नहीं देख सकती। डॉक्टर आनंदी की सर्जरी करने लगता है और सर्जरी करने के बाद आकर बोलता है, सर्जरी तो ठीक से हो गई है, लेकिन अभी ये कम से कम 1-2 साल तक अपने कान में इतने भारी झुमके नहीं डाल सकती। ठीक है, अब हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। थोड़ी देर बाद दोनों आनंदी को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और सुनीता आनंदी से कहती है, बहू, हम तुझे तेरे शौक मारने को नहीं बोल रहे, लेकिन अगर अब तू बड़े बड़े झुमके और 5-5 झुमके अपने कानों में लटका कर घूमेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए छोटे से कान के स्टड लाया हूँ, तुम बस अब इसे ही पहनना। इससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, आप लोग मेरे बारे में कितना सोचते हो और मैंने अपनी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी दी। मुझसे भूल हो गई, अब से मैं झुमके कभी नहीं पहनूंगी। बहू, तूने कुछ जानकर तो नहीं किया ना, और जो हो गया सो हो गया। इतना बोलकर आनंदी को भी सब समझ में आ जाता है कि कोई किसी चीज के लिए इतना पागल भी कैसे हो सकता है, और इतना पागलपन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो चीज तो हमें तकलीफ देगी ही ना। और उसके बाद आनंदी कभी अपने कानों में 5 झुमके नहीं पहनते, और सोहन ने जो उसे कान के छोटे छोटे स्टड्स लाकर दिए थे वो अब वही पहनने लगती है। रानी की शादी एक गरीब घर में हुई थी। अपने ससुराल वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए अपना दिल मारते देखकर रानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन वो अपने पति गोपाल के साथ बाजार से घर लौट रही होती है, तभी उसके पति की नजर एक स्वेटर पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, रानी, ये देखो स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको इतना ही पसंद है तो सोच क्यों रहे हैं, ले लीजिए। ले तो लूं, लेकिन पता नहीं कितने का होगा, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। अरे आप पहले से ही इतना क्यों सोच रहे हैं? पहले पूछिए तो सही कि उस स्वेटर का दाम कितना है, उसके बाद जोड़ना पैसे आप। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ज्यादा पैसे का हुआ ना तो नहीं लेंगे। ठीक है, मत लेना, अब चले। गोपाल और रानी इतना कहकर दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से स्वेटर के दाम पूछते हैं। स्वेटर के दाम सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों बिना स्वेटर लिए घर वापस आ जाते हैं। तभी रानी गोपाल की शक्ल देखकर बोलती है, आपको स्वेटर बहुत पसंद था ना, लेकिन पैसों की वजह से आप ले नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, और जितने पैसे का वो कह रहा था ना, उतने में तो अच्छा खासा आ जाता। वैसे एक बात कहूँ, दुकानदार ने स्वेटर का दाम बिल्कुल सही बताया है। हमें वो ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इतना सोचने के बाद भी हम क्या ही कर लेंगे, रहना तो गरीबी में है। चलो मैं अपने काम पे जाता हूँ, वरना मुझे देरी हो जाएगी। गोपाल इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। गोपाल एक गोदाम में माल ढोने का काम करता था। रानी घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सास ममता हाथों में 2 लड्डू लेकर उसके पास आती है और उसे देती हुई बोलती है, बहू, घर का काम बाद में कर लियो, पहले ये लड्डू खा ले। माँ जी, आप ये लड्डू कहाँ से ले आई? बहू, वो पड़ोस में कमला है ना, उसी ने अपने घर में पूजा रखी थी तो उसी ने दिए हैं ये लड्डू। माँ जी, आपको उनसे ये लड्डू नहीं लेना चाहिए था। लेकिन क्यों बहू, मुझे उससे लड्डू क्यों नहीं लेने चाहिए थे? माँ जी, उनके घर में पूजा थी, पूजा में तो दुश्मनों को भी बुला लिया जाता है। आप तो फिर भी उनकी पड़ोसन हो, लेकिन आप गरीब हो इसलिए इन्होंने आपको नहीं बुलाया, बस 2 लड्डू पकड़ा दिए। जाने दे बहू, तू इतना मत सोच। और ये लड्डू मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि ये लड्डू भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए। जी माँ जी, आप सही कह रही हैं। एक काम करिए, 1 लड्डू आप खा लीजिए और 1 लड्डू गोपाल जी के लिए रख दीजिए। शाम को आएंगे तो वो भी खाकर पानी पी लेंगे। हम तो घर में है ना, कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। ठीक है बहू, जैसा तू कहे। ममता इतना कहकर 1 लड्डू अपने मुंह में रख लेती है और 1 लड्डू अपने बेटे के लिए रख देती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन रानी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में कुछ कच्चे चावल के सिवा कुछ भी नहीं था, और वो अपनी मन में सोचने लगती है, गोपाल जी के आने का समय हो रहा है और रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, पनिये की दुकान पर जाती हूँ और कुछ राशन उधार ले आती हूँ। बाद में धीरे धीरे उसको चुका दूंगी।
बेटा, अगर रानी बहू को पता चलेगा कि तेरी नौकरी चली गई है तो वो बेचारी बहुत टूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो घर चला रही है, लेकिन तेरी नौकरी गई कैसे? मैं सामान उठा रहा था, पता नहीं कैसे मेरे हाथों से सामान की बोरी जमीन पे गिर गई और सामान खराब हो गया। इसके कारण मालिक ने मुझे बहुत सुनाया और काम से निकाल दिया। ये अमीर लोग कभी गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। अब क्या होगा, कैसे घर चलेगा, पता ही नहीं है। माँ, आप रानी को कुछ मत बताना, मैं जल्दी ही कोई दूसरा काम देखता हूँ। अपनी सास और पति की बात सुनकर रानी और परेशान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, भगवान अब मैं क्या करूं? किस मुंह से बोलूं कि घर में खाने को कुछ नहीं है? ये लोग पहले से ही परेशान हैं। अब तो मेरे पास भीख मांगने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रानी इतना कहकर दरवाजे से ही वापस चली जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके नजर एक रेस्टोरेंट पर जाती है, जहाँ वेटर बचे हुए खाने को बाहर फेंक रहे होते हैं। तभी वो रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, देखिए, मैं एक बहुत ही गरीब औरत हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए तो आप लोगों का बहुत भला होगा। यहाँ पर कोई खैरात बट रही है क्या जो मैं तुम्हें खाने को दे दूँ? जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलिए, आप इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके पास कुछ खाने को ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी बार बोला है मेरे रेस्टोरेंट में कुछ खाने को नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो खाना आप बाहर फेंक रहे हैं उससे अगर मुझ गरीब को दे देंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रानी की बात सुनकर उसे उस पर दया आ जाती है और वो अपने रेस्टोरेंट का बचा हुआ सारा चाइनीज खाना रानी को दे देता है। रानी खाना लेकर घर आ जाती है। खाने की चीजें देखकर उसके घर वालों को भी बहुत खुशी होती है। वो खाना उसका 2 दिन आराम से चलता है और वो रोज उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना मांगना शुरू कर देती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने आप से कहती है, खाने का तो जुगाड़ हो गया है, लेकिन ये खाना बहुत ज्यादा है और इसे फेंकना किसी पाप से कम नहीं। क्यों ना मैं इस खाने को अपनी बस्ती में बेचना शुरू कर दूं? इससे खाना काम में भी आ जाएगा और मेरे पास 2 पैसे भी आ जाएंगे। रानी अपनी रसोई के सारे बर्तन घर के बाहर लगाकर एक छोटा सा चाइनीज ढाबा खोल लेती है और जो चाइनीज खाना जैसे नूडल्स, समोसे, रोल वो रेस्टोरेंट से लेकर आती थी, उसे कम दाम पर अपनी बस्ती में बेचना शुरू कर देती है। इससे उसकी आमदनी भी होने लगती है और खाने का नुकसान भी नहीं होता। तभी एक दिन ममता नई साड़ी पहनकर मंदिर जा रही थी और गोपाल बोलता है, क्या बात है माँ, नई साड़ी? लगता है आपको कोई खजाना मिल गया है, तभी तो आप नई साड़ी पहन के घूम रही हो। बेटा, ये सब तो तेरी बहू के चाइनीज ढाबे का कमाल है। उसी की कमाई से उसने ही मुझे नई साड़ी लाकर दी है। अच्छी है ना बहुत? माँ, साड़ी तो बहुत अच्छी है और रानी के ढाबे के कारण ही हमारा घर चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता। सही कहा बेटा, तेरी नौकरी जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो चल रहा है। रानी के चाइनीज ढाबे के कारण जैसे तैसे करके उसके घर की गाड़ी तो चल निकलती है। एक दिन वो रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना लेकर अपने ढाबे पर लौट रही होती है। तभी रेस्टोरेंट के मालिक की नजर उस पर जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके ढाबे पर पहुंच जाता है और वहां लगी लोगों की भीड़ को देखकर सब समझ जाता है और अपने आप से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये औरत मेरे रेस्टोरेंट का बचा हुआ खाना लाकर अपने ढाबे पर बेचती है, बिना लागत के मुनाफा कमा रही है। इसको तो मैं कल बताता हूँ। मालिक, आप खाना देने से क्यों मना कर रहे हैं? वैसे भी आप इस खाने को फेंक ही रहे हैं, लेकिन अगर ये खाना मुझे मिल जाएगा तो एक गरीब का परिवार का पेट भी भर जाएगा। तू मुझे सिखा रही है? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तू मेरे रेस्टोरेंट का खाना ले जाकर अपने ढाबे पे बेच रही है और मुनाफा कमा रही है। अब ना तुझे खाना मिलेगा ना ही तेरा ढाबा चलेगा। मालिक, एक बात बताइए, आप वैसे भी इस खाने को फेंकते हैं। अगर मैं इस खाने को अपने खाने और आमदनी बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। इसी बहाने आप एक गरीब का नहीं बल्कि पूरे एक गरीब परिवार का पेट भर रहे हैं। इसमें आपका क्या ही नुकसान हो रहा है? वैसे बात तो ये ठीक कह रही है। जब से मेरे यहाँ से खाना ले जाने लग गई है तब से मेरे यहाँ के खाने का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ का खाना फेंका नहीं जा रहा है। रेस्टोरेंट के मालिक को रानी की बात सही लगती है
और सब कुछ जानकर भी रानी को वो खाना देता रहता है और इस तरह से गरीब बहू का चाइनीज ढाबा रुकते रुकते फिर से चल निकलता है। दीपिका को मेकअप और अपनी खूबसूरती का शो ऑफ करना बहुत पसंद था। उसकी माँ रजनी और पिता मधुर वो उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। ऐसे ही एक दिन उसके घर शादी का रिश्ता लिए लड़के वाले आते हैं, पर वो उनके सामने काले रंग की लिपस्टिक लगाकर बाहर आती है। हाय राम, ये क्या है? हाँ? क्यों माँ, लग रही हूँ ना मैं एकदम हूर की परी? और ये एकदम चुड़ैल लग रही है, हटा इस काली लिपस्टिक को। नहीं माँ, ये मुझ पर सूट कर रहा है। चलो लड़के को देखें, मुझे देख के बेहोश ही हो जाएगा। हाँ। अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर दीपिका जबरदस्ती काले लिपस्टिक में ही लड़के वालों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का और उसकी माँ दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे चुड़ैल, चुड़ैल भागो, अरे भागो भगवान। अरे नहीं भाई साहब, ये दीपिका है, ठीक से देखिए, वो मेकअप लगा रखा है ना। रहने दो माँ, ये गंवार लोग क्या जाने मेकअप क्या होता है। माँ और बेटे दोनों को होश आता है। जैसे ही उन्हें होश आता है वो वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 हो जाती हैं। पर उसके माता पिता उसके लिए रिश्ते तलाशते ही रहते। ऐसे ही एक दिन मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है। अरे कितना इंतजार करवाएगी आपकी बेटी हमसे। जी हाँ, अभी बुलाती हूँ। इस बार दीपिका का मेकअप बहुत ही लाइट होता है और वो सबके सामने आती है। हाय, कितनी अच्छी लग रही है, एकदम हूर की परी। सच में आंटी जी, क्या मैं परी लग रही हूँ? अरे बेटा, पसंद आ गई ना तुझे लड़की? बोल दे हाँ। अरे रे, चेहरे से नजर आ रहा है सब। जैसा आप ठीक समझो माँ। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। मनीष की दोस्त हर्षिता उसे बेहद पसंद करती थी। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हर्षिता अपने प्यार को दूर जाता देख बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ दीपिका तैयार होकर आ जाती है। हे भगवान, मेरे तो किस्मत के कपाट ही खुल गए। इतनी सुंदर बहू है मेरी। रा बहू तो घनी चोखी ढूंढिया दामड़ी ने, देखो तो कितनी सुंदर है। दूसरी तरफ संगीत का कार्यक्रम नाच गाने के साथ शुरू हो जाता है। थोड़े समय बाद सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। दीपिका अपनी शादी के सपने बुनने लग जाती है। शादी का दिन बहुत नजदीक आ जाता है और अपनी दीपिका को मेकअप की चिंता होने लगती है। इसी चिंता से ग्रस्त वो एक मेकअप आर्टिस्ट से फोन पर बात करती है। हेलो, क्या मैं गुंजन मैम से बात कर सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए, मैं ही बोल रही हूँ। जी, मुझे अपना ब्राइडल मेकअप करवाना था। आप बताइए, आप कर देंगी ना? चलो ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं कर देती हूँ। मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, आप वहाँ आ जाइए, मैं कर दूंगी। दीपिका अपनी शादी के ही दिन ब्राइडल मेकअप के लिए घर से बिना किसी को बताए रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ मनीष अपनी बारात लिए उसके घर पहुंचता है। मंडप में बहुत देर तक बैठे रहने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाने के लिए बोलते हैं। अरे भैया, कन्या को बुलाइए, ओम नमो नमः। जी पंडित जी, बस अभी लेकर आई। रजनी जब उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। परेशान रजनी भागती हुई अपने पति को ये बात बताती है। मुझे सुनो, दीपिका अपने कमरे में नहीं है, जल्दी से बुलाइए, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। जी समधन जी, बस थोड़ी देर,
सभी दीपिका की तलाश में लग जाते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दामिनी को शक हो जाता है और वो पता कर लेती है कि दीपिका क्यों गायब है अपनी शादी से। ये कैसा रिश्ता देख लिया मैंने अपने बेटे के लिए, हाय! क्या हुआ बहन जी, ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुझे सब पता चल गया। तुम्हारी बेटी कुलच्छनी मुंह काला करके भाग गई और अब हमारे मुंह पर कालिख पुत गई। नहीं नहीं बहन जी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अरे बस बस। मौके पर चौका लगाते हुए हर्षिता चिल्लाते हुए सभी से कहती है, मैं करूंगी मनीष से शादी। माँ, क्या आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? मनीष, मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हर्षिता, तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? डर लगता था मुझे, इसलिए। लेकिन अब नहीं लग रहा। तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे भी दीपिका तो भाग गई और माँ, मैं इसी मंडप में हर्षिता से शादी करूंगा। इन लोगों ने जो कालिक पोती है ना हमारे मुंह पे, वो ऐसे ही साफ होगी। ठीक है बेटा, घर की इज्जत के लिए मैं इसकी इजाजत देती हूँ। रजनी और मधुर दोनों ही अपनी बेटी की चिंता करते हुए शादी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर मनीष और हर्षिता की शादी हो ही जाती है। और तभी वहाँ एंट्री होती है एक अतरंगी मेकअप किए हुए दीपिका की। अरे डायन, हमारी नाक कटा दी सबके सामने। कहाँ थी अब तक? यहाँ क्या हो गया है, पता है कुछ? माँ देखो ना, मैं मेकअप करवाने गई थी अपना, और यहाँ क्या हुआ ऐसा? अरे मनीष बेटा की शादी हो गई, वो भी उसकी एक दोस्त के साथ। क्या? ये नहीं हो सकता माँ। मनीष, मुझे मेकअप में थोड़ी देर क्या हुई? तुमने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। थोड़ी और देर कर देती महारानी। सुबह हो गई है, विदाई का समय आ गया है और तू अब आई है, वो भी ये मेकअप करवा के। मुंह देख अपना, एकदम सफेद चुड़ैल लग रही है। हा? क्या कहा? मैं तो आपको हूर की परी लगती थी ना? हाँ, चुड़ैल बोल दिया आपने। अरे तू जाके अपना थोपड़ा शीशे में तो देख, पूरा आटा पुता है आटा। वो अपना मुंह शीशे में देख डर जाती है। उसका पूरा चेहरा सफेद, काजल फैला हुआ और लिपस्टिक के शेड्स तरह तरह के उसके होठों पर लगे हुए। वो तुरंत ही उस पार्लर वाली को फोन लगाकर सुनाती है कि तभी उसे पता लगता है कि वो तो फ्रॉड है और उन्होंने उसे लूट लिया। मनीष अपनी बीवी और माँ संग वहाँ से चला जाता है और दीपिका पूरी जिंदगी अपने मेकअप को लेकर की गई गलतियों पर पछताती रहती है। अंत में उसे अक्ल आ जाती है और वो मेकअप के ख्याल से भी दूर हो जाती है। तो देखा दोस्तों कि किसी भी चीज की अति हमें ले डूबती है। क्या आपने भी कभी किसी चीज की अति की है या किसी को करते देखा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में देश की रक्षा कर रही अपनी गौरी एक बहुत खूबसूरत, गुणवान और समझदार फौजी थी। अपने घर परिवार को छोड़ वो सीमा पर जवानों के साथ रहा करती थी। बॉर्डर पर घुसपैठ कर रहे कई खतरनाक आतंकियों को उसने मार गिराया था, जिसके चलते उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। ऐसे ही एक दिन वहाँ उसकी बायोग्राफी जानने के लिए एक पीयूष नाम का रिपोर्टर आता है।
हाय मैम, मैं पीयूष, कल तक न्यूज़ से हूँ। मैम एक्चुअली हम आपके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो क्या प्लीज आप हमें अपनी आत्मकथा सुनाएंगी? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मैम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा मैम। तभी वहाँ एक सुशील नाम का फौजी आता है और कहता है, जी मैडम, हमें भी आपकी कहानी सुननी है। हम भी आपकी कहानी सुनकर इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। सबके इतना कहने पर गौरी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। मेरे घर में मेरी माँ काजल, मेरे पापा विनोद और मेरे पति समर्थ, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी। तब समर्थ मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, समर्थ के मम्मी डैडी आ गए मेरे घर पे रिश्ता लेकर। अरे बहन जी, देखिए ना क्या जमाना आ गया है। पहले तो माँ बाप बच्चों को रिश्ते के लिए मिलवाते थे और अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ बहन जी, अब जमाना बदल गया है। अब तो बच्चे अपनी मर्जी से ही फैसला कर लेते हैं। हमें तो बस हमें हाँ मिलानी होती है। अरे भाग्यवान, बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ठीक कहा ना भाई साहब मैंने। अच्छा भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेरा लड़का फौज में है। आप तो जानते ही हैं, इन लोगों को कभी भी बुलावा आ जाता है। जी भाई साहब, जैसा आप ठीक समझे। आखिर बच्चों की खुशी में हमारी खुशी ही है। दोनों परिवार वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मंडप में दूल्हा दुल्हन फेरे ले ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ फौजियों से भरी एक जीप आ जाती है। तभी उन सब में से एक फौजी बाहर आता है और कहता है, सर, आपको हमारे साथ बॉर्डर पर वापस चलना होगा सर। जंग कभी भी छिड़ सकती है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है, जितने भी जवानों को छुट्टी दी गई है उन सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं। नहीं, आप ऐसे शादी बीच में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। प्लीज सर, हमें आधा घंटा दे दीजिए। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपनी शादी पूरी कर लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू। समर्थ गौरी को रोता हुआ देख अपनी शादी पूरी कर लेता है और उसे वापस आने का वादा कर बॉर्डर पर जंग के लिए चला जाता है। बॉर्डर पर जी जान से लड़ता समर्थ अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो जाता है। ये खबर उसके परिवार वालों को मिलती है तो सभी टूट जाते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए जाते हैं। मेरा लाल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये क्या हो गया तुझे? माँ जी, संभालिए खुद को और रोइए मत। वो देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए और आप आंसू बहा रही हैं। हाय, अब मुझे क्या झूठी तसल्ली दे रही है। ये सब जो हुआ है वो तेरी वजह से ही हुआ है। अरे भाग्यवान, यह भी कोई समय है क्या किसी को कोसने का? अरे ये मनुष्यत नहीं है। अरे जरा सोचो, अगर इनकी शादी हुई ही नहीं होती तो इस बुढ़ापे की उम्र में कौन ख्याल रखता हमारा? अरे तेरा बेटा इसे हमारे लिए छोड़कर गया है। माँ जी, संभालिए खुद को। किसी को भी कोसने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी है, अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हुए हैं वो। गौरी अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए उसे सल्यूट करती है। अपने पति की शहादत के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आती हैं और वहां बैठे सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अपने आंसू पोंछने लगता है। देखिए, अगर आप सभी को रोना ही है तो मैं अपनी आत्मकथा नहीं सुनाऊंगी। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सच में मैम, आपकी स्टोरी बहुत इमोशनल है। शादी के बाद आप और आपके पति इस दुनिया में एक दूसरे से बिछड़ गए, उसके बाद भी आपने अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखा है। मुझे हमेशा ये हिम्मत समर्थ से मिलती है। वो ना होते हुए भी हमेशा मेरे साथ है। उनकी सिखाई हर एक बात मुझे आज भी याद है। जी बिल्कुल मैम, आप हमें अपनी आगे की कहानी बताइए, तभी तो लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। हमारे देश की महिलाओं को आपकी कहानी सुनकर प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ करने की, आगे बढ़ने की।
गौरी बताती है कि समर्थ की 13वीं के बाद ही वो फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म भर देती है और उसका सिलेक्शन कोटे के तौर पर आसानी से हो जाता है। ये सब देखकर सावित्री उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, देख गौरी बेटा, तू पहले अच्छे से सोच ले। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ और अब तुझे नहीं खोना चाहती। नहीं माँ, आप मुझे नहीं खोएंगी, लेकिन अगर मैंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई नहीं की तो मैं समर्थ की बीवी होने का हक खो दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया था कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारी धरती माँ पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। तो क्या अपनी धरती माँ के लिए अपनी इस माँ को अकेला छोड़ देगी? नहीं माँ जी, धरती माँ की रक्षा करना यानी आप सबकी रक्षा करना। सावित्री पक्के इरादे से भरी गौरी को उसके लक्ष्य के तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाती और अपनी ट्रेनिंग कैंप में शुरू कर देती है। ट्रेनिंग के समय वो कई मुसीबतों का सामना करती है। जहाँ कभी वो तारों के नीचे से निकलती तो कभी रोप क्लाइंबिंग करती। उसे ट्रेनिंग के दौरान कई चोटें लगती, पर वो हौसला रख अगले दिन फिर से ट्रेनिंग पर जाती। कुछ ही साल बाद उसकी सफलता रंग लाती है। उसकी पोस्टिंग लद्दाख में बतौर फौजी के रूप में हो जाती है और वो वहाँ तैनात आतंकियों को मात देती रहती है। टीवी पे ये सब सावित्री और नरेश देख रहे होते हैं और सावित्री को अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। थोड़े ही दिन बाद गौरी बॉर्डर से वापस आती है और उसकी सास आरती के थाल से उसका स्वागत करती है। ये सब देखकर गौरी को बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह माँ जी, लगता है अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जीत से आप बहुत खुश हैं। अरे पुत्र, कैसी बातें कर रही है? मुझे सब समझ आ गया है कि तेरा वहाँ होना कितना जरूरी है, और आज मेरा बेटा जहाँ भी होगा तुझे ऐसे देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। बस तब से लेके आज तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही हूँ और अपनी हर गुजरती सांस के साथ समर्थ को अपने साथ महसूस करती हूँ। मैडम, हमारे देश की हर पत्नी और हर बहू को बिल्कुल आप जैसा होना चाहिए। तभी सब ये स्टोरी सुन तालियां बजाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और गौरी अपने समर्थ की याद में बॉर्डर पर सभी दुश्मनों को धूल चटाने में लगी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये फौजन बहू? क्या आपके आसपास भी कोई फौजन बहू है या कोई इरादे में है फौजन बनने के? तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।